दैट देश का चौकीदार चोर है। खुद रुपयों की हेरा फेरी में जमानत पर जो जी रहे हैं, जमानत पे बाहर घूम रहे हैं, वो औरों को ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये तो हमारे देश की हालत है कि हमें प्रधानमंत्री भी चोरों में से चुनना है। कोई छोटा चोर है तो कोई बड़ा चोर है। अब किस चोर को आप वोट देंगे, ये सोचने वाली बात है। जहर चाहे इतना हो चाहे ज्यादा हो, असर तो पूरा करता है। चलिए वीडियो को देखिए। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीर फाड़ देगा। यही तो जनाब की आखिर जनता जागेगी कब? सवाल तो यह है कि पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टियां आपको जागने देंगी भी? बीजेपी सरकार ने एडवर्टीजमेंट में 4,343 करोड़ रुपए खर्चे हैं और अपनी कामयाबी को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैंने सिर्फ अपना इंटरनेट डेटा खर्चा है अधूरी बात को पूरा करने के लिए। मुद्दा गर्म है तभी टी शर्ट में आज वीडियो बनानी पड़ रही है। जब चाय नहीं हो तो कॉफी से काम चला लेते हैं, जब कॉफी ना हो तो चाय से काम चला लेते हैं, जब दोनों ही ना हो तो किससे काम चलाते हैं? बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस नहीं तो बीजेपी। तीसरा कोई अल्टरनेटिव है कि नहीं? जब कांग्रेस को लाना था तो बीजेपी को क्यों चुना? जब बीजेपी को लाना था तो दोबारा से कांग्रेस को 2019 में क्यों चुनना? गलती कहीं ना कहीं हम और आप मिलकर के कर रहे हैं। हमें याद नहीं रहता कि दूसरी पार्टी को सत्ता में किस वजह से और क्यों लाए थे। कुल मिलाकर के हमें और आपको छोटे और बड़े चोर के बीच में से ही चुनना है। बीजेपी को, पार्टी को वोट देंगे। मोदी जी को वोट देनी है, 1-5 साल और देने हैं उन्हें। जो विकास किया है और विकास करेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार। बीजेपी की जुमलेबाजी है। मैं पात्र व्यक्ति हूँ, आज तक मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ। वोट कांग्रेस को देंगे, जुमलेबाजी से खुश नहीं। मोदी जी को वोट देना है क्योंकि विकास भी कराना है। उमा भारती जी वो इस्तीफा देकर भाग गई क्योंकि हम पे गंगा साफ नहीं होगी और पर सारा पैसा इसका खा गई। ये मैं दावे से कहता हूँ। लेकिन यहाँ आकर हमें ये सोचना पड़ता है कि अब वोट किसे दें, क्या करें। हम अपने परिवार को कैसे पालें, परिवार को कैसे पढ़ाएं, बच्चों को कैसे पढ़ाएं और क्या क्या कार्य करें। हम उस स्थिति से जूझ रहे हैं जिस स्थिति में यह दिमाग में नहीं आता कि वोट किसको देना है। अब हर बार एक सरकार आती है, दूसरी जाती है, सरकारें बदल जाती हैं और नहीं बदलती है तो वो है हालत। इस समय देशद्रोह का जो कीवर्ड है वो ट्रेंड कर रहा है। मेरी ओपिनियन है कि देश के गद्दार की कई सारी परिभाषाएं हैं, जिसमें से एक है जो देश के हितों से समझौता करे, वो भी एक गद्दार है, जयचंद है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है? सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमें देश का सेवक भी चोरों में से ही चुनना है। बीजेपी या कांग्रेस, दूसरा कोई विकल्प बचा ही नहीं। चुनावों को महंगा कर दिया गया। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के इलेक्शन में 10,500 करोड़ रुपए खर्चे थे, वो भी नरेंद्र मोदी जी की रैली को निकाल करके। यह सब खर्चा हुआ है नोटबंदी के बाद, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास बन गया। और इसी हिसाब से अगर खर्चा होता रहा तो 2000 जनरल इलेक्शन लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब मैं सभी का ध्यान 2014 जनरल इलेक्शन के खर्च की ओर ले जाना चाहूंगा और मैं आपको बता दूं कि उस समय महज 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब इतना पैसा किस लिए खर्च किया जा रहा है? ताकि हम सिर्फ चोरों में से ही किसी एक को चुन सकें। अब सवाल यह है कि इतना पैसा आखिर कौन दे रहा है और कहां से आ रहा है? अब जाहिर सी बात है, जब हम भगवान पे जाकर के 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं तो मनोकामनाएं लाखों की मांग लेते हैं। यानी यह पैसा जहां से भी फंड किया जा रहा है, जिसके द्वारा भी फंड किया जा रहा है, वो अपने बिजनेस को लीप्स एंड बाउंड्स यानी कि दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ा सके। अब इसीलिए भारत में 9 अमीरों के पास 50% लोगों से ज्यादा संपत्ति है। अगर देखा जाए एडीआर की एक रिपोर्ट आप देखिए, वो अचंभित कर देती है, चौंका देती है। जो आंकड़ा सामने आता है, आज तक के इतिहास का सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट फंडिंग 2013-2017 में 8 खरब 99 करोड़ 65 लाख रुपए है, जो कि नोन सोर्स है। कि पता है यहां पर सरकार के डुअल स्टैंडर्ड आते हैं। वो कहती है कि हमें ट्रांसपेरेंसी पसंद है, हम जो करते हैं वो दिखाते हैं, लेकिन सरकार ये क्यों नहीं बताती कि ये जो पैसा आ रहा है किस कॉर्पोरेट के थ्रू, कितना कितना पैसा कब कब आया, सरकार नहीं बताती है। इसके बाद अब वहीं दूसरी तरफ अननोन सोर्सेस की फंडिंग देखें
तो 2016-2017 का डाटा अगर मैं लूं तो 7 खरब 10 करोड़ 80 लाख है, और इसकी भी जानकारी इलेक्शन कमीशन को नहीं दी जाती है। यह रुपया किसने दिया, कहां से आया, कैसे आया, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। अब मैं यहां पे आपको एक स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये दो आंकड़े जो हैं वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के हैं। दोनों को फंडिंग मिली है, जिसमें बीजेपी को 98% फंडिंग है। शुरुआत चोरों से की थी तो जारी भी मैं दो चोरों से करूंगा, जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस हाथी के दांत वाला काम करते हैं दोनों पार्टियां। जब फाइनेंशियल बिल पर डिबेट हो रही थी तो कांग्रेस चिल्ला रही थी कि गरीब के लिए क्या है, मिडिल क्लास के लिए क्या है, इसके लिए क्या, उसके लिए क्या। जब FCRA बिल को, जो फाइनेंशियल बिल के साथ बड़ी चालाकी से पास करा लिया गया और न्यूज के टिकर में भी ये बात नहीं आई, तब कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुप थे। अब सुनिए, अब इस बिल से हुआ क्या। यह बिल एक करप्शन लीगलाइज कर गया, यानी कि फॉरेन फंडिंग का रास्ता साफ कर दिया। अब आयरनी की बात तो यह देखिए कि बीजेपी और INC यानी कि कांग्रेस को वेदांता ग्रुप ने ही फंड किया था इलेक्शन में। अगर चुनाव में फॉरेन पॉलिटिकल फंडिंग सही होती तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक करार नहीं देता। आज मैं इतिहास की ज्यादा बात नहीं करूंगा। याद के लिए हमें इंदिरा गांधी की सरकार में संतों पर लाठीचार्ज, लहूलुहान वाले चेहरे नहीं भूलने चाहिए। सिख मारे गए थे, बोफोर्स जैसे बड़े बड़े स्कैम हुए थे, इमरजेंसी लगाई गई थी, वो भी घोषित वाली। हिंदी चीनी भाई भाई से हमें युद्ध दहेज में मिला। कश्मीर पर उनकी गलत नीतियां जो आज देश को कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करा रही हैं, वो आज किसी से छुपी नहीं है। बहरहाल, आज की और मौजूदा वक्त की सरकार का जिक्र करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी गलतियां नहीं की, अगर वो करते हैं तो वो GST और नोटबंदी करते हैं। सरकार का नोटबंदी का फैसला ऐसा था जिससे मोदी सरकार गिर सकती थी, लेकिन एक ऐसी हवा बनाई गई कि 70 सालों में पहली बार अमीर रो रहा है और गरीब हंस रहा है। अब जनता है, भोली है, सोई हुई है, उसने मान भी लिया। अब मैं आपको बता दूं कि अमीर कभी नहीं रोता और ना कभी रोएगा। रोता है तो गरीब, जिसे कांग्रेस और बीजेपी ने जन्म सिद्ध अधिकार दिया हुआ है। और अब आंकड़े देख लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने वित्त वर्ष 2017-2018 के एनुअल रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया है कि बंद किए गए नोटों में से 99.3% नोट बैंकों में लौट करके वापस आ गए। यानी कि 0.7 पैसे को पकड़ने के लिए, एक चूहे को पकड़ने के लिए खड़ी फसल में आग लगा दी। RBI की रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद नए नोटों की जो छपाई थी वो 8,000 करोड़ आई थी, जो कि साल 2016 में नोटों की छपाई की लागत 3,421 करोड़ रुपए थी। मतलब जस्ट दुगना हो गया, दुगने से भी ज्यादा हो गया। अब नोटबंदी के बाद हुआ क्या? रोजगार गायब हुए, छोटी मोटी फैक्ट्रियां थोक के भाव में बंद हो गई और बिजनेस कम होते जा रहे हैं। तब भारत में 2017 के मुकाबले 2018 में खरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें 18 नए नाम और जुड़ करके इसकी संख्या जो है वो 119 के पास पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, इनकी संपत्ति दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ी है, वो भी 23 लाख करोड़ से 31 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ी है। अब आप खुद ही देखो कि आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ी, आपकी झाड़ियां कितनी बढ़ी, आपके वेजेस कितने बढ़े। अब घोटाले कोई भी करे, भुगतान तो आपको और हमें मिलकर के करना होगा। अब देखिए, शराब के कारोबारी विजय माल्या बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए लेकर के भागे। हीरा व्यापारी नीरव मोदी का भी बैंक से 11,300 करोड़ का फ्रॉड करने का सीधा सीधा आरोप है। अप्रैल 2015 से सितंबर 2018 तक भारत में बैंकों ने आपसे, हमसे 2 तरह के चार्जेस लिए, उससे 10,391 करोड़ रुपए की कमाई हुई। पहले तो आपकी सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस वाला चार्ज लिया, उस पर फाइन लगाया 2,000 की मिनिमम, 4,000 वहां मेट्रो सिटीज में, और वहीं ATM विड्रॉल की लिमिट पूरी होने पर फाइन। यह रकम विजय माल्या जितना बकाया उससे कहीं ज्यादा है, और वहीं ये कंपेयर करें नीरव मोदी से तो बकाया 92% है। यह सिर्फ इतना ही नहीं, इतनी कमाई सिर्फ पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने की है। अब प्राइवेट बैंकों ने कितनी की है इसका डाटा मेरे पास नहीं है और उसमें इंक्लूड नहीं है। एक बात समझ में आती है कि अनाप शनाप पैसा जो लोन दिया गया वो कांग्रेस की सरकार में दिया गया, लेकिन भागे मोदी जी की सरकार के नाक के नीचे से हैं। ऐसा कैसे हो गया? अब जनता है साहब, ये सब जानती है, लेकिन अभी जागी नहीं है। अब अमीर की मार से सरकारी बैंक भी नहीं बचे। 31 मार्च 2014 में सरकारी बैंक का जो NPA था वो 2,16,740 करोड़ रुपए से बढ़कर के 31 मार्च 2018 तक
8,45,475 करोड़ रुपए हो गया। इसमें ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। 2014 से पहले